काम ही है दोस्तों प्रॉफिट कमाना। तो वहाँ पे जो औद्योगिक संबंध होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफरेंट टाइप का होगा, है ना, जहाँ पे वर्किंग कंडीशन लोग ध्यान नहीं देगा मालिक, फिर उसके बाद तनख्वाह बहुत कम देगा। तो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके आधार पे भी औद्योगिक संबंध डिपेंड करता है दोस्तों। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि जो भी मजदूर का हित है और जो भी मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयर मालिक का हित है, दोनों को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी उत्पादकता भी ठीक रहे और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छा से रहे दोस्तों। तो क्या क्या इसका मकसद है? मकसद यही है कि जो भी श्रम है और जो भी प्रबंधन है, वो प्रबंधक है, उसका इंटरेस्ट को, उसका हित को साधना, इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक विवाद है उसको कम करना, फिर प्रोडक्टिव बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, क्योंकि मजदूर को अगर अच्छा तनख्वाह मिलेगा, अच्छा से खुश रहेगा, तभी वो प्रोडक्टिविटी को अच्छा से कर पाएगा। औद्योगिक में औद्योगिक लोकतंत्र को प्रमोट करना, जहाँ पे मालिक ही सब कुछ नहीं रहे और मजदूर ही सब कुछ नहीं रहे, दोनों सामंजस्य बना के हारमोनी में काम करें, ठीक है। उसके बाद जो औद्योगिक जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं दोस्तों, उसको भी कम करना, है ना। फिर वर्कर का इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक अवस्था को सुधारना था, उनको तनख्वाह बढ़िया मिले, उसके बाद इनकम उसका, जिस तरह से मालिक का इनकम बढ़ रहा है उस तरह मजदूर का भी इनकम बढ़े। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोशलाइजेशन हो, सामाजिकरण हो, इंडस्ट्री सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, समाज के बारे में भी सोचे, क्योंकि जो भी संसाधन वो यूज कर रहा है, रिसोर्स यूज कर रहा है, वो समाज का यूज कर रहा है ना। जैसे चाहे ज़मीन यूज कर रहा है या फिर कुछ पेड़ पौधा काट रहा है या फिर पानी यूज कर रहा है, तो समाज का यूज कर रहा है। तो ऐसा कोई इंडस्ट्री ना हो कि भैया कि यूज कर ले और समाज को कुछ बदले में दे ही नहीं, पोल्यूशन उतना ना करे। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, जहाँ पे कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी अगर इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान पहुँचाती है तो उसके लिए जिम्मेदारी है उसको कि 2% अपना प्रॉफिट को वो दे सकता है ना। कंपनी एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ प्रोपराइटरी इंटरेस्ट हो, मतलब कि मालिक जो है ये ना सोचे कि ये पूरा प्रॉपर्टी सिर्फ मेरा ही है, ये सोचे कि यार ये जो फैक्ट्री है इसमें मजदूर का भी रोल है उसको प्रमोट करने में, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन लोग होते हैं? एक तो होता है एम्प्लॉयर मालिक, दूसरा होता है एम्प्लॉई, और फिर होता है ट्रेड यूनियन, और चौथा होता है सरकार। यही 4 लोग होते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और ये सब भी होते हैं, है ना, हम लोग ऊपर देख लिए। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप, अगर हम दायरा देखें दोस्तों कि क्या औद्योगिक संबंध हमेशा से बहुत विस्तार रहा है, किस तरह से वो सोचता था, तो इसका 2 टाइप से सोचता था। पहले के लोग जो इंडस्ट्री सोचते थे वो सिर्फ ये सोचते थे कि यार देखो हम हैं मालिक, हम और ये हमारा वर्कर मजदूर, तो बस हम इन्हीं का ध्यान रखेंगे, समाज से हमको कोई मतलब नहीं है। तो नैरो सेंस में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ मालिक का, वर्कमैन और एम्प्लॉयर का क्या रिलेशनशिप था वो दिखता था, एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो दिखेगा। एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन का क्या है, मतलब सिर्फ मालिक मजदूर ट्रेड यूनियन, बस इसी का संबंध होता था, जिसको हम लोग नैरो सेंस में संकीर्ण जो हम लोग का सोच होता था उसके सेंस में अगर देखें इंडस्ट्रियल रिलेशन तब। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रहा है और हम लोग सोशलिस्ट सामाजिकता की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे औद्योगिक संबंध का जो दायरा है वो विस्तार हो गया, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मालिक और मजदूर का नहीं देखते, बल्कि हम लोग देखते हैं कि यार ग्रुप का क्या रिलेशनशिप है, सब पब्लिक के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। मान लीजिए टाटा है, तो टाटा सिर्फ मजदूर का नहीं देखती कि यार मजदूर का हित है कि नहीं, देखती भैया हमारा जो प्रोडक्शन करे उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम कुछ वैसा चीज़ तो नहीं बना रहे जिससे समाज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, समाज को हम उतना संसाधन दे रहे हैं कि नहीं जितना हम उसका यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा चीज़ को देखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडर सेंस, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मालिक मजदूर और ये सब नहीं होता, बल्कि सरकार होता है, ऑटोनोमस बॉडी होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सोसाइटी होगा, सभी लोग होंगे। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो औद्योगिक संबंध है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसको कौन कौन सा प्रभावित करता है फैक्टर, मतलब कि औद्योगिक संबंध किस तरह से है, किस इंडस्ट्री में औद्योगिक संबंध बहुत ख़राब है, मान लो वहाँ पे मजदूर को तनख्वाह कम दे रहा है, तो कौन कौन सा कारण है कि औद्योगिक संबंध जिसके कारण प्रभावित होता है, ठीक है। तो पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, मतलब संस्थागत कारक, फिर है इकोनॉमिक फैक्टर आर्थिक कारक, फिर सोशल फैक्टर सामाजिक कारक, फिर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, तकनीकी कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर मनोवैज्ञानिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर राजनीतिक कारक, इंडस्ट्रियल फैक्टर मतलब औद्योगिक कारक, और ग्लोबल फैक्टर मतलब वैश्विक कारक, ठीक है दोस्तों। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो संस्थागत फैक्टर क्या है दोस्तों? संस्था मतलब क्या होता है, जिसमें सरकार का अगर कोई नीति है उसके अनुसार, मतलब अगर चेंज हो रहा है औद्योगिक संबंध, मान लीजिए स्टेट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि राज्य किस तरह से नीति अपनाता है। सरकार मतलब दिखाता है कि यार इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रमोट करना, वर्कर के हित को नहीं अगर प्रमोट करना है तो उसका वहाँ पे औद्योगिक संबंध कुछ और होगा। और कहीं कहीं अगर आपको पता है कि जब नेहरूवियन एरा था तो वहाँ पे इंडस्ट्री वर्कर पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो वहाँ पे औद्योगिक संबंध किस तरह था, वर्कर के हित की तरफ ज़्यादा था। अभी जो गवर्नमेंट आई है या कहीं किसी की भी गवर्नमेंट, वो ज़्यादा इंक्लाइंड है किधर, इंडस्ट्रीज की तरफ, तो वहाँ पर जो औद्योगिक संबंध होगा वो मालिक को फेवर करेगा, है ना। तो स्टेट पॉलिसी किस तरह से है, लेबर लॉ कानून कैसा है वहाँ पर, श्रम कानून, वॉलेंट्री कोड जो कोड होता है दोस्तों कि लागू करना होता है, स्वैच्छिक कोड, जैसे
अलग अलग कोड होता है, अलग अलग नियम होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसा है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या? ये है हमारा वर्कर लोग, ठीक है, और ये है हमारा मालिक। तो मालिक क्या चाह रहा है भैया कि प्रॉफिट हमको अधिक होना, प्रॉफिट को हम अधिक करना, प्रोडक्शन अधिक होना, ठीक है। लेकिन मज़दूर क्या चाह रहा है यार, हमको तनख्वाह अच्छा से मिले, वर्किंग कंडीशन। तो एक दूसरे को लोग बार्गेन करते हैं। मजदूर मालिक ये चाहता है कि हम जो है तनख्वाह इसको कम दें और काम खूब करवाएं। मजदूर चाहता है कि यार तनख्वाह हमको सही मिले और काम हमसे कम करवाएं। तो दोनों क्या होते हैं, बार्गेन करते हैं। बार्गेन हम लोग मोल भाव करते हैं ना, तो कि कोई दुकानदार से कि कोई बोलता है कि नहीं सब्जी 10 रुपये किलो, हम लोग 10 रुपये नहीं 9 रुपये देंगे, तो बोलता है 9 नहीं 9.5 लगेगा। तो वो बार्गेनिंग हो रहा है, उसी को जिस तरह हम लोग बार्गेन करते हैं उस तरह मालिक और मजदूर भी है जो है बार्गेन करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, लेबर यूनियन कैसा है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब ये कोई संस्था, ये सब संस्था है दोस्तों, स्टेट कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो संस्थागत कारक भी जो है डिपेंड करता है कि औद्योगिक संबंध किसी एरिया में कैसा है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में कैसा है। और है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कार्य। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, तो वहाँ डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति पे चलता है, तो वहाँ पे वर्कर का हित को उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा दोस्तों, जैसे अमेरिका है। वहीं जहाँ पे सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, जो है साम्यवादी है या समाजवादी है, तो वहाँ पे वर्कर का हित का साझा करेंगे। मतलब कि आर्थिक कारक भी जो है डिसाइड करता है कि किस तरह से वहाँ पे औद्योगिक संबंध होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस होगा दोस्तों। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो ये कैपिटलिस्ट को दिखाता है, पूंजीवाद को दिखाता है, इसका मतलब वर्कर का हित वहाँ पे थोड़ा क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक क्या है? तो समाज किस तरह से है वो भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए कास्ट के आधार पे समाज बटा हुआ है या क्रीड के आधार पे समाज में वैल्यू क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या है। मान लो किसी समाज में करप्शन को ही ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो औद्योगिक संबंध होगा वो भी करप्ट होगा ना। मान लीजिए वहाँ पे लोअर कास्ट का लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर समाज और फैक्ट्री जो है वो अपर कास्ट का है और अपर कास्ट वो उसका अगर शोषण कर रहा है, तो नॉर्मल जनरली है कि वो अगर उस फैक्ट्री में अगर सोशल लोअर कास्ट के लोग हैं, नीचे निम्न जाति के लोग हैं, तो उसको वो तनख्वाह कम ही देगा दोस्तों। तो समाज के आधार पर भी जो है, कास्ट के आधार पर भी समाज में नॉर्म्स क्या है, सोशल वैल्यू क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, वो डिपेंड करेगा। मान लीजिए गांधी जी अगर कोई इंडस्ट्री खोलेंगे तो उनका सोशल वैल्यू जो है, मोरालिटी बहुत ज़्यादा है ना, नैतिकता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे औद्योगिक संबंध जो होगा वो मजदूर के हित में होगा। वहीं को अगर विजय माल्या खोलेगा तो उसका वो किसी और परिप्रेक्ष्य से आया है, कुछ और समाज से आया है, तो वहाँ वो किसको वैल्यू देगा, करप्शन को और वो को। तो वहाँ का जो फैक्ट्री होगा तो वहाँ पर औद्योगिक संबंध डिफरेंट होगा। इसलिए देखिए अभी भी किंग फिशर के एम्प्लॉय लोगों को तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिला है दोस्तों, है कि नहीं। उसी तरह टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसा है, मतलब तकनीकी कारण कैसा है। अगर मान लीजिए किस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, वहाँ का वर्किंग मेथड क्या है, क्या वहाँ पे सब चीज़ मशीन से काम हो रहा है। क्योंकि देखिए मशीन से अगर काम होगा तो वर्कर कम हो जाएंगे, वर्कर कम हो जाएंगे तो वर्कर का हित जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वर्कर जो है रिप्लेस होते आएंगे, तो उनका जो बार्गेनिंग पावर है, सामूहिक जो है बार्गेन करने का क्षमता है, वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। तो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस भी पता चलता है, वेज का लेवल, तनख्वाह उनका भी, ये सब को भी कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर प्रभावित करता है, तकनीकी कारक प्रभावित करता है। समझ में आया दोस्तों, सिंपल है कि नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब मनोवैज्ञानिक फैक्टर क्या है। अगर मान लो वर्कर का ओनर जो है, मालिक है, मालिक का मनोवैज्ञान अच्छा है, वो वर्कर के हित के बारे में सोचता है, या वर्कर जो है मालिक के बारे में सोचते हैं कि नहीं मालिक हम लोग पे खर्चा कर रहे हैं तो हम लोग को प्रोडक्शन बढ़िया करना चाहिए, तो उस तरह से भी इंडस्ट्रियल रिलेशन सही होगा, है ना। क्यों टाटा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और क्यों किंग फिशर का जो है प्रोडक्शन क्यों कम हुआ, क्योंकि टाटा मजदूरों को अपना जो है जो चिल्ड्रन के रूप में देखता है, इसीलिए पूरा जो है प्रमोट करता है, अच्छे से उसका ध्यान रखता है, केयर करता है। और किंग फिशर वो सिर्फ देखता था बस उसको एक एम्प्लॉय के रूप में, और कुछ उसका देखता नहीं था, इसलिए उसको क्या है तनख्वाह उनका कम देता है, इसलिए उसका शोषण हुआ है। तो वर्कर का एटीट्यूड क्या है, ओनर का एटीट्यूड क्या है, उन लोग वर्कर में काम करने का इच्छा शक्ति है कि नहीं, मोटिवेशन है कि नहीं, उनका मोरालिटी है कि नहीं, नैतिकता है या नहीं, ठीक है, ये सब पे भी डिपेंड करता है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारण क्या है, वहाँ का जो सरकार है वहाँ क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो मोनार्की है, क्या वो कैपिटलिज्म पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, तो उसके आधार पे भी करेगा। इंडिया की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, तो अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंक्लाइंड होती है किधर, मतलब बोला जाता है कि बिजनेस क्लास की ओर, तो वहाँ जो भी रिफॉर्म्स आएगा वो बिजनेस ओरिएंटेड होगा, बिजनेस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, वर्कर का ही थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होगा। लेकिन नेहरूवियन एरा था जो सोशलिस्ट मॉडल, तो पंचवर्षीय योजना में हम लोग वर्कर का हित का ध्यान रखते थे। तो जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी होती है, नेता होते हैं, उसके आधार पे भी इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग का वेरी करता है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल है।
जिस तरह से एग्जांपल दिया यूएसएसआर ये सब का, जब रूस के समय में कम्युनिस्ट पार्टी होते थे तो वहाँ पे वर्कर का हित को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। फिर है इंडस्ट्रीज रिलेटेड फैक्टर, इंडस्ट्री में कैसा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, क्या मज़दूरों का बात सुना जा रहा है, क्या ज़्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा है, क्या मज़दूर अपना जो है प्रॉब्लम है अच्छे से रख पा रहे हैं, क्या वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स है कि नहीं, शिकायत बॉक्स है कि नहीं, शिकायत का निवारण होता है या कि नहीं, है ना, वो सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा औद्योगिक संबंध। फिर ग्लोबल फैक्टर, वैश्विक कारण, ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, इकोनॉमी खुलेगी तो नॉर्मल है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, उनको काम करना है, तो वर्कर का हित जो है धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ होता है दोस्तों। किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है कि कोल्ड वार था, कोल्ड वार अमेरिका और ब्रिटेन में, अमेरिका और रूस में था, तो अमेरिका जो था, यूएसए जो था दोस्तों, वो कैसा था, कैपिटलिस्ट मॉडल था, पूंजीवाद, तो वो चाहता था कि इंडस्ट्री प्रमोट हो, वर्कर का हित कंप्रोमाइज हो। वहीं यूएसएसआर जो था वो आपका कम्युनिस्ट मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, तो वो चाहता था मजदूर का हित हो। तो ये सब पे भी जो है ग्लोबल फैक्टर, वैश्विक कारक भी प्रभावित होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया कि कारक, कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो थिंकर हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो किस किस तरह से औद्योगिक संबंध को पढ़ते हैं दोस्तों, वो किस आधार पे पढ़ते हैं, कि किस आधार पे वो डिसाइड करते हैं कि औद्योगिक संबंध इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो 3 मेथड पढ़ेंगे। एक है यूनिटेरिज्म, ठीक है, यूनिटेरिज्म मतलब यूनिटरी मतलब एक पक्षीय, प्लूरलिज्म मतलब बहुपक्ष, और मार्क्सिज्म मतलब जो मार्क्स दिया। तो 3 टाइप पढ़ेंगे, यूनिटेरिज्म, प्लूरलिज्म और मार्क्सिज्म दोस्तों। तो यूनिटेरिज्म जो है ना, हम लोग जो पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो उसी के जैसा है यूनिटेरिज्म। ये बोलता है कि मालिक और मजदूर जो है वो जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो पूरा फैमिली के रूप में काम करता है, एक परिवार के रूप में काम करता है, और वो इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है, और वो हारमोनियस होता है, मतलब सामंजस्य मिला के काम करता है, जिनका मालिक का भी सेम हित होता है, सेम उद्देश्य होता है, और मजदूर का भी सेम हित होता है, और दोनों मिलजुल के, हाथ मिला के दोस्तों, हैंड इन हैंड मिला के काम करते हैं, और दोनों का लक्ष्य एक ही होता है कि हमें जो है समाज को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन करना है। मतलब दोनों का हित अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होता है, और दोनों परिवार के रूप में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं दोस्तों यूनिटरी अप्रोच या पर्सपेक्टिव। ठीक है, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। उसके बाद है प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव दोस्तों। तो प्लूरलिस्टिक का नाम ही है दोस्तों बहुपक्ष। बहुपक्ष मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब मालिक और मजदूर ही नहीं रहेगा, और भी आएगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे दोस्तों, पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, ट्राइपार्टाइट पढ़े थे ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक संबंध होता है ट्राइपार्टाइट और एक होता है बहुत सारा बॉडी। तो उसी जो हम लोग पढ़ते हैं प्लूरलिस्टिक में, बहुपक्षीय में, दृष्टिकोण में, वही बोलता है कि मैनेजमेंट होता है, मालिक होता है, ट्रेड यूनियन होता है, मजदूर भी होता है, और दोनों जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है, और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, मतलब दोनों का जो हित का जो है टकराव भी होता है, जहाँ पे मालिक चाहता है कि हम जो है तनख्वाह कम दें, और मजदूर चाहता है कि तनख्वाह जो है हमको थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए, और वर्किंग कंडीशन, काम का घंटा वंटा भी सही होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, और जो है एक दूसरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और किसी ट्रेड यूनियन का भी वहाँ पे रोल आता है। ठीक है, तो जहाँ पर एक दूसरे को लोग परसुएड किया जाता है, समझाया बुझाया जाता है, और सहयोग किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो समझते हैं कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मालिक का हित अलग है, मजदूर का हित अलग है, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट करके, सहयोग करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये बोलता है प्लूरलिस्टिक। ठीक है, समझ में आया। ये यूनिटरी में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, हित का टकराव है ही नहीं, क्योंकि दोनों का जो गोल है, दोनों का एम है, लक्ष्य दोनों सेम है, हित का टकराव है ही नहीं। प्लूरलिस्टिक में बोलता है देखो हित का टकराव है, लेकिन सहयोग करके, कोऑर्डिनेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। अच्छा, तीसरा है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये बोलता है भैया देखिए हित का टकराव है और उसको सॉल्व तो किया ही नहीं जा सकता, अगर सॉल्व करना है दोनों में से एक ही रहेगा, या तो मालिक रहेगा या तो मजदूर रहेगा। ये बोलता है मार्क्स एक रेडिकल पर्सपेक्टिव है, मतलब ये बहुत उग्र दृष्टिकोण अपनाता है। वो ये बोलता है कि देखो एक तरफ मालिक है, मालिक बहुत अमीर होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ है मजदूर, तो मजदूर बहुत गरीब होता है, दोनों में बहुत असमानता होता है। और ये असमानता क्यों होता है, क्योंकि मालिक हमेशा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटें, और मजदूर चाहता है, और मजदूर को कम पैसा मिलता है, तो दोनों का हित का टकराव होता है। ठीक है, और हित का टकराव को जो है हम लोग जो है सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा मार्क्स बोलता है। सॉल्व तभी होगा जब हम लोग क्रांति करेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन। तो मार्क्स बोलता है कि हम लोग को रिवॉल्यूशन के थ्रू जो है, क्रांति के थ्रू ही हम लोग ये जो प्रॉब्लम है मजदूर का, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। और ये बोलता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, समझे क्या है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये मानता है कि वर्कर एक अलग क्लास है और मालिक एक अलग क्लास है, वर्कर एक अलग क्लास है, मालिक एक अलग क्लास है, और दोनों का हित अलग है, दोनों के हित में टकराव होता है, और टकराव बहुत भयंकर होता है, और इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम लोग को क्रांति लाना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, ये बोला था मार्क्स। ठीक है,
और मार्क्स इस क्यों बोला था ऐसा, मार्क्स ये बोला ये जो पूंजीवादी लोग हैं ना, कैपिटलिस्ट, जो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना, और वो समाज में जो चेंज होता है उसी के बीच के संबंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक संबंध होता है। क्योंकि हमको कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है और समाज में जो है दोस्तों चेंज लेके आना है, जहाँ पे शासन जो होगा वो मजदूर का होगा, ना कि मालिक का होगा। तो मार्क्स इसको उग्र के रूप में देखता है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब दोनों में क्या कॉमन है, प्लूरलिस्टिक में और मार्क्स में, कि दोनों बोलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये एक तरफ ये बोल रहा है कि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं सहयोग करके, बार्गेन करके, और दूसरा बोलता है बार्गेन करके नहीं, हम लोग रिवॉल्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसके अलावा एक और लोग थे डगलस मैकग्रेगर नाम था। इन्होंने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, टकराव भी होता है, लड़ाई भी होता है, और कॉपरेशन दोनों होता है, ठीक है। बात अगर नहीं मानता है तो लड़ाई भी होता है, फिर सहयोग भी होता है, मतलब दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। कौन बोला था? मैकग्रेगर ने बोला था। तो कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों? अगर मालिक मजदूर दोनों का हित अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों में लड़ाई हो सकता है, तनख्वाह को लेके, बोनस को लेके, वेलफेयर को लेके, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दे रहा है नहीं, प्रोडक्शन का क्वालिटी कैसा है, कितना घंटा काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट, मान लो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो रहा है उसको कम करने के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सहयोग का क्या मुद्दा है कि दोनों सहयोग करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? ताकि दोनों एक दूसरे का विकास कर पाएँ, मजदूर को भी अच्छा तनख्वाह मिल पाए और जो है मालिक को भी प्रोडक्शन ये सब बढ़िया से हो पाए, है ना। तो ये कौन बोला था कि दो पहलू होता है? वो बोलता है मैकग्रेगर। तो दोस्तों आपको मैं जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ और जो बता रहा हूँ बस आपको उसी का नोट्स बनाना है, ठीक है। मैं किसी एक स्टूडेंट या जो भी हैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर उस खुद से वो अगर हैंड रिटेन नोट्स दोस्तों बना रहे हैं तो प्लीज़ ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। या फिर मेरा जो वो है ईमेल आईडी है, मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ईमेल आईडी आप लिख लेंगे, तो जो भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो इसका जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसका नोट्स बना ले, 1-2 पेज में से ज़्यादा नहीं बनेगा, और हिंदी मीडियम वाले भी बना ले, मैं जो बोलते जा रहा हूँ, और उसके बनाने के बाद ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दें ताकि सबको बेनिफिट हो जाए दोस्तों। तो ईमेल आईडी मैं बता देता हूँ, वहाँ पे आप जो मुझे दे देंगे तो मैं ग्रुप में जो है शेयर कर दूँगा, ठीक है। ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी एक है, उसको आप ध्यान देंगे, कुणाल, मेरा घर का नाम है कुणाल 829125, ठीक है, @gmail.com। अगर दोस्तों इस पे आप ईमेल आईडी पे और सब स्मॉल में KUNAL 829125 @gmail.com, सब स्मॉल में होगा, स्मॉल लेटर में। तो दोस्तों अगर हिंदी मीडियम के बच्चे इसका नोट्स बना के बनाइए अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी कीवर्ड जस्ट लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और इस ईमेल आईडी पे भेज देंगे तो बहुत आप लोग का हेल्पफुल हो जाएगा, सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आसानी से सब पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही है दोस्तों सब अच्छे से पढ़े और सबको सिलेक्शन मिले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते हैं, तो 3 अप्रोच को हमने देख लिया, यूनिटरी और प्लूरलिस्टिक और मार्क्स का अप्रोच। और क्या क्या अप्रोच होता है पढ़ने का? औद्योगिक संबंध को या मालिक और मजदूर के बीच में संबंध होता है उसको पढ़ने का, और कौन सा मेथड होता है? तो एक है साइकोलॉजिकल अप्रोच, तो यही है, मैंने बता दिया, मनोवैज्ञानिक अप्रोच, जहाँ पे उनका मनोवैज्ञान कैसा, अगर मजदूर मालिक का हित के बारे में सोच रहा है तो वहाँ पे औद्योगिक संबंध बहुत अच्छा होगा, और अगर मजदूर मालिक के बारे में अच्छा सोच रहा है, मालिक मजदूर के बारे में सोच रहा है तो अच्छा होगा। और अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट सोच रहा है, उल्टा पुल्टा सोच रहा है, हित का नहीं सोच रहा है, एक दूसरे को नुकसान कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? स्ट्राइक होगा, ठीक है ना, बंद होगा, घेराव होगा, बॉयकॉट होगा, एक दूसरे का बॉयकॉट करेंगे दोस्तों, समझ में आया। वहाँ पे लॉकआउट होगा, लॉकआउट मतलब तालाबंदी, मालिक क्या करेगा? तालाबंदी कर देगा, बोलेगा शाम को तुमको नौकरी पे नहीं रखना है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच, मतलब किस तरह से वो सोच रहा है एक दूसरे लोग, मालिक कैसा सोच रहा है, मजदूर कैसा सोच रहा है एक दूसरे के बारे में। फिर अगला है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ये समाज के बारे में। मान लीजिए कोई मजदूर है, बहुत गरीब परिवार से आता है, तो वो चाहेगा भैया कि मेरा तनख्वाह अधिक रहे, है ना। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो हिंसक परिवार से आता है या नक्सलाइट परिवार से आता है, तो उसमें उसको मार भी देगा मालिक को, अगर कुछ अटैक करेगा तो, है कि नहीं। तो क्या उसका वो कितना पढ़ा लिखा, अगर पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी बातें करेगा, अनपढ़ होगा तो मालिक उसको ठग भी लेगा, है कि नहीं। तो एजुकेशन लेवल कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, क्या उसको बोलने का क्षमता है कि नहीं, अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं, एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, किस परिवार से आया है, उसका इमोशंस है, क्या वो रोने लगता है, क्या वो गुस्से में बात करता है, तो ये सब पे भी डिपेंड करता है। लाइक डिसलाइक क्या है, पसंद नापसंद क्या है, उसके आधार पे भी वो जो है औद्योगिक संबंध डिपेंड करता है, मालिक मजदूर के बीच में संबंध को डिपेंड करता है, उसको हम लोग सोशियोलॉजिकल अप्रोच या सामाजिक अप्रोच बोलते हैं दोस्तों। अगला है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये बोलता है कि आदमी जो होता है, सब आदमी चाहता है कि मनुष्य के जैसा रहना, जिस तरह वो उसका खुला विचार हो, बोलने की आज़ादी हो। मान लो
किसी इंडस्ट्री में बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, ही उसका कष्ट है बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, मालिक उसको दबा के रख रहा है, कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है, काम कर रहा है दुनिया भर का, ठीक है, तो उसका राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसके आधार पे भी मालिक और मजदूर के बीच में जो संबंध है वो वेरी करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मज़दूर एक मज़दूर नहीं है भैया, वो एक इंसान है, तो इंसान के रूप में जो देखता है मज़दूर को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ठीक है। उसके बाद है गिरी अप्रोच। गिरी, वीवी गिरी जो थे दोस्तों, है ना, भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोला था जो कलेक्टिव बार्गेनिंग, मैंने बोला सामूहिक बार्गेनिंग जो करता है, मजदूर को क्या चाहिए और मालिक को क्या चाहिए, दोनों जो है एक दूसरे से बार्गेन करता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल निगोशिएशन, मतलब आपस में नेगोशिएट करो बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। तो बोला कि कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर हो रहा है किसी इंडस्ट्री में और आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, सामूहिक नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है, साझेदारी हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, तो इसी से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है, औद्योगिक विवाद सॉल्व हो पाएगा। तो याद रखिएगा, वीवी गिरी दो चीज़ को माने थे बढ़िया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन से ही हम लोग औद्योगिक विवाद को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर गांधीयन अप्रोच, तो गांधी जी क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी। तो ये बोलते थे कि मज़दूर भी है या मालिक भी है, दोनों को अगर एक दूसरे का बात मानना है या बात रखना है एक दूसरे के सामने, तो सत्य अहिंसा पे होना चाहिए। और मालिक जो है, जो वो ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट है उसका, ट्रस्टी है, इसका मतलब मालिक जो है वो पूरे फैक्ट्री का मालिक नहीं है, वो उसका ट्रस्ट है, उसको सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए दिया गया है। इसीलिए वो जितना भी प्रॉफिट होगा, फैक्ट्री से लाभ होगा, उसको वो खुद के प्रयोग के लिए पूरा नहीं रखेगा, बल्कि उससे समाज का कल्याण भी करेगा और मज़दूर का हित भी करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस तरह से होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, विवाद होगा ही नहीं। तो गांधीयन अप्रोच क्या बोलता है, अगर सत्य अहिंसा और नॉन पोजेशन मतलब अपरिग्रह अगर नहीं होता, अगर होता है ये तीनों चीज़, तो वहाँ पे कभी भी जो है नहीं होगा, और वहाँ पे अगर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर कभी भी औद्योगिक विवाद नहीं होगा, ऐसा गांधी जी का मानना है दोस्तों, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का महत्व क्या है, तो वही चीज़ है, उत्पादकता बढ़ता है, विवाद कम होता है दोस्तों, लोगों का मोरल बढ़ता है, मोरल मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम भी जो है इस फैक्ट्री के पार्ट हैं, मालिक भी मजदूर के बारे में सोचता है, मजदूर भी मालिक के बारे में सोचता है, तो उससे मोरल बढ़ता है। वेस्टेज कम होता है, जहाँ पे मजदूर ये नहीं सोचता कि अरे मेरा थोड़ी ना है, जितना सामान खर्चा करना है खर्चा करो। ये लकड़ी, मान लीजिए ये लकड़ी है, किसी इंडस्ट्री में लकड़ी से पलंग बनाना है, तो मज़दूर को अगर सोचेगा कि यार ये जो लकड़ी है वो मालिक का है, अगर थोड़ा सा बच जाता है इसे हम कुछ और बना लेंगे, तो वेस्टेज कम होगा। अगर बढ़िया रिलेशनशिप होगा, और ख़राब रिलेशनशिप होगा तो क्या बोलेगा, अरे छोड़ो ना, इतना निकाल लिया ना, तो बाकी का जो छोटा छोटा टुकड़ा बचा उसको फेंक दो, मेरे को क्या मतलब है। तो मिनिमाइजेशन और वेस्ट भी उससे कम होगा दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मेंटल रिवोल्यूशन होगा, मानसिक क्रांति होगा। यहाँ पे वर्कर सोचेंगे भैया कि हम जो है फैक्ट्री का ही एक अंग है, तो उसको अपने से जोड़ के देखेगा, और मजदूर जो है मालिक के बारे में सोचेगा, मालिक जो है मजदूर के बारे में सोचेगा। वहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग बढ़िया से होगा, दो लोग एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होगा, घेराबंदी तालाबंदी ये सब कुछ नहीं होगा दोस्त, समझ में आ रहा है। चलिए आगे है लेबर वेलफेयर। श्रम का जो है वेलफेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, कल्याण। तो लेबर वेलफेयर मतलब क्या, लेबर का कल्याण। अगर उसको बढ़िया से वर्किंग कंडीशन सही है, अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो उसको हम लोग लेबर वेलफेयर बोलते हैं। जहाँ पे साफ़ सुथरा उसके काम होना चाहिए, उसको स्वास्थ्य का अरेंजमेंट होना चाहिए, सेवा उसको बढ़िया मिलना चाहिए, फैसिलिटी सही से मिलना चाहिए, आने जाने का होना चाहिए, रहने का स्थान होना चाहिए, है ना, एकोमोडेशन फैसिलिटी, ये सारा चीज़ें मतलब लेबर के जो भी नॉर्मल रहने खाने के लिए जो भी अच्छा चीज़ चाहिए उसको लेबर वेलफेयर बोलते हैं। समझ में आया। तो लेबर वेलफेयर का अगर हम दायरा देखें दोस्तों, तो किस तरह से इंडिया में चेंज हुआ है। तो अंग्रेज़ के समय में 1931 में विटले कमीशन बना था दोस्तों, नाम रखिएगा विटले कमीशन, ये बना है आपका 1931 में, ठीक है। तो ये बोला था कि लेबर जो है दोस्तों, लेबर का जो कल्याण है वो एक फिक्स चीज़ नहीं है कि अभी हम लेबर के लिए क्या क्या डिमांड है बस वही होगा। समय के अनुसार लेबर का कल्याण जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए अभी के डेट में अगर हम देखें पहले में, तो अभी उस समय टीबी वूबी का जो है उतना लोगों को नहीं होता था, उतना पोल्यूशन नहीं होता था, तो उस समय मजदूर को क्या चाहिए था कि अच्छे से मशीन वशीन पर का सिक्योरिटी बढ़िया से रहे, अच्छा से नॉर्मल भी तनख्वाह मिले तब। लेकिन अब लेबर वर्कर का डिमांड चेंज हो रहा है, उसका वर्किंग कंडीशन चेंज हो रहा है, तो लेबर का वेलफेयर का भी जो डेफिनीशन है, परिभाषा है, वो भी दोस्तों चेंज होता है कि नहीं। तो समाज में क्या क्या प्रथा है, किस तरह से औद्योगिकीकरण हुआ है, किस तरह से वर्कर का शैक्षिक से मतलब जो एजुकेशन स्टेटस क्या है, उसके आधार पे भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस और श्रम का जो है कल्याण चेंज होता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विटले कमीशन 1931। 1959 में सरकार ने एक अपॉइंट किया था दोस्तों एक टीम, जो बोला था कि लेबर वेलफेयर जो होता है वो जो अलग अलग उसको क्राइटेरिया में डिवाइड किया। तो कुछ वेलफेयर जिसमें उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, क्रेज का ध्यान रखा जाता है। क्रेज के बारे में हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट में और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पढ़ा था दोस्तों।
मेडिकल एड, तो ये जो बोल रहा है कि स्वास्थ्य वास्ते से रिलेटेड है खाने पीने का। दूसरा बोल रहा है कि स्वास्थ्य वास्ते नहीं है, इसके अलावा उसके खाने आने जाने के लिए गाड़ी वाड़ी रहना चाहिए, घर रहना चाहिए, उसके मतलब जो है मनोरंजन के लिए जो है उसको कोई क्लब का मेंबर होना चाहिए जहाँ आसानी से वो क्रिकेट विकेट खेल पाए, ये सारा चीज़ है। और तीसरा बोला है कि सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन वेंशन ये सब का भी ध्यान होना चाहिए। तो लेबर वेलफेयर एक जो है उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है जो समय के अकॉर्डिंग जो दोस्तों चेंज होते रहता है। तो जो भी वर्कर के कल्याण के लिए ज़रूरी है वो सभी चीज़ लेबर वेलफेयर में शामिल है दोस्तों, ठीक है। तो वेलफेयर सर्विस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, तो जो ILO है वो 1963 में, ठीक है, 2 टाइप से क्लासीफाई किया। एक को बोलते हैं इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल मतलब इंट्रा मतलब अंतरा, म्यूरल मतलब दीवार। तो बोल रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी वर्कर के कल्याण के लिए ज़रूरी होता है उसको हम लोग इंट्राम्यूरल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जिससे उसके लिए जैसे लैट्रिन की सुविधा, यूरिनल्स मतलब मूत्रालय की, वॉशिंग का, क्लीनिंग फैसिलिटी, रेस्ट रूम होना चाहिए, क्रेचे शिशु गृह होने चाहिए, कैंटीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब क्या कि पेशा में जो सुरक्षा होता है ना, रोजगार में जो सुरक्षा होता है, हेलमेट वेलमेट उसको काम करने का, ग्लव्स होना चाहिए, ये सब सारी चीज़। फिर ड्रिंकिंग वाटर, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, मतलब फैक्ट्री के अंदर में ये सब होना चाहिए, ठीक है, जो ILO बोला। और दूसरा जो वेलफेयर सर्विस जो कल्याण का सेवा होना चाहिए वो एक्स्ट्रा म्यूरल, मतलब फैक्ट्री के बाहर क्या क्या उसको सुविधा मिलना चाहिए। तो भैया उसको सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, आज ही मैं प्रोविडेंट फंड के बारे में एक लेक्चर दिया है तो ज़रूर देखें उसको। मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, उसके बच्चे के कल्याण के लिए शिक्षा विच्छा होना चाहिए, एजुकेशन का, उसको घूमने फिरने का, आने जाने का, टूर का इंतजाम होना चाहिए, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी होना चाहिए। तो ये सब हो एक्स्ट्रा म्यूरल, जो फैक्ट्री के अलावा जो उसको सुविधा हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा म्यूरल बोलते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद है वेलफेयर का कल्याण करेंगे, लेबर का कल्याण करेंगे तो क्या क्या होगा, इससे वर्कर को बेनिफिट होगा, उस आसानी से खुश रहेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ है, मज़दूर को भी, मालिक को भी मज़ा आएगा कि भैया वर्कर खुश। क्योंकि देखिए अगर वर्कर जो होता है वो किसी भी फैक्ट्री का पूंजी होता है दोस्तों, कैपिटल होता है। अगर वर्कर खुश रहेगा तो मालिक को भी फायदा होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका सामान का मतलब ब्रांडिंग होगा ऑटोमेटिकली, है कि नहीं। जैसे कि अभी टाटा का सामान आप क्यों खरीदते हैं, क्योंकि टाटा अपने मजदूर को अच्छे से ध्यान रखता है, हित का ध्यान रखता है, तो उसका एक ब्रांड इमेज है। मजदूर खुद बोलता है कि भैया मेरा जो मालिक है बहुत मेरा ख्याल रखता है, तो आप उसका सामान खरीदोगे तो एक ब्रांडिंग, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टाटा का देखें प्रचार बहुत कम होता है उसका कुछ भी चीज़ का, लेकिन रिलायंस जियो का देख लो उसका बहुत प्रचार होता है, और भी चीज़ों का बहुत प्रचार होता है। क्यों होता है, क्योंकि टाटा जो होता है वो मजदूर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तो मजदूर ही उसका एक ब्रांड इमेज का रूप में काम कर देता है। मजदूर ही जगह जगह जाके बोलता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छे से, तो एक इमेज बनता है, तो लोग को विश्वास रखता है कि टाटा जो है बढ़िया काम कर रहा है। वहीं जियो एक तरफ देखिएगा तो थोड़ा सा मजदूर का हित अगर नहीं ध्यान रखता, इसलिए टाटा को, जियो को प्रचार करना पड़ता है, IPL का, माई जियो ऐप, तो ये वो करके, है ना। टाटा का आप देखे होगे बहुत कम प्रचार देता है ना। तो इससे मालिक को भी फायदा होता है दोस्तों, ठीक है। फिर समाज को भी फायदा होता है कि क्योंकि जो मजदूर होता है और मालिक होता है वो समाज के ही अंग होता है, तो अगर मजदूर और मालिक खुश रहेगा तो अच्छे से स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो पूरा वो समाज में एफिशिएंसी रहेगा, कुशलता रहेगा और कार्य क्षमता बढ़ेगा और खुश रहेगा। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद लेबर वेलफेयर का थ्योरी। तो लेबर वेलफेयर किस तरह से कल्याण होना चाहिए उसको लेकर अलग अलग लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो पहला वो है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। तो ऐसा मैनेजमेंट जो प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव का मतलब, तो प्रोग्रेसिव का हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रगतिशील, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधक। तो ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्रबंधन जो प्रोग्रेसिव हो, मतलब वो मजदूर का हित की बात करे भैया, ठीक है। सिर्फ वो मजदूर का हित की बात नहीं करे बल्कि समाज का भी हित की बात करे, मतलब वो प्रगतिशील है। जिस तरह से वो सोच रहा है यार मेरा प्रगति हो रहा है, मेरा तनख्वाह बढ़ रहा है, तो क्यों ना समाज का भी तनख्वाह बढ़े, मजदूर का भी तनख्वाह बढ़े, समाज के लोगों का भी कल्याण हो। तो वो ऐसा मैनेजमेंट सिर्फ जो मजदूर के बारे में नहीं सोचेगा, समाज के बारे में भी सोचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने जो श्रम जो कल्याण है उसको लेके अलग अलग लोगों ने थ्योरी दिया है, ठीक है। तो उसको अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। कि किस तरह से मालिक जो होता है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, मजदूर के बारे में सिर्फ नहीं सोचता है, बल्कि समाज कल्याण के बारे में भी सोचता है। तो पहला है रिलीजन का थ्योरी, ठीक है दोस्तों। तो आपने भी, आप क्या जानते हैं कि हम लोग का धर्म क्या बताता है, कोई भी धर्म, कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा। तो अगर कोई, तो जो लोग रिलीजियस थ्योरी को प्रमोट करते हैं वो ये बोलते हैं चूँकि
समाज का ही एक वो अंग होता है दोस्तों। ये कोई आदमी जो है धार्मिक होता है बाय नेचर, तो वो ऐसा कोई काम करता है जिससे मजदूर का भी हित हो और अच्छा कर्म करेगा, क्योंकि वो जो है मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। तो रिलीजियस थ्योरी यही बोलता है कि जो आदमी है वो एक धार्मिक जो है एक मनुष्य पशु होता है जो रिलीजन में विश्वास करता है, और रिलीजन जो है वो बोलता है कि हम लोग को जो है मजदूर का कल्याण करना चाहिए, तभी जो है हम लोग को मरने के बाद फ्यूचर में भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति होगी दोस्तों। इसी जन्म में हम लोग को अच्छा बोलते हैं ना, अच्छे अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, चैरिटी वाला संस्था होती है, वो इसी आधार पे काम करता है। ठीक है, तो जो लोग रिलीजियस थ्योरी को दिए वो ये बोलते हैं कि कोई अगर धार्मिक मनुष्य एक धार्मिक व्यक्ति होता है तो वो जो है धर्म को आधार पे जो है काम करेगा और अच्छा बुरा समाज का ही कल्याण करेगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है पुलिस थ्योरी। पुलिस क्या करता है, डंडे के बल पे। पुलिस क्या करता है दोस्तों, डंडे के बल पे जो है। तो पुलिस थ्योरी क्या करता है, पुलिस कहीं जाता है देखता है या कोई चीज़ सही से हो रहा है कि नहीं, तो पुलिस थ्योरी भी इसमें भी वही चीज़ बोला गया है। एक है मालिक, ठीक है, और दूसरा क्या है, वर्कर। तो मालिक क्या चाहेगा कि भैया तनख्वाह उनका कम दे, काम करवाएं दबा के। मजदूर क्या चाहेगा कि तनख्वाह हम जो है हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, काम कम करेंगे। तो मालिक क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, प्रेशर लगाएगा और इसका शोषण करेगा, है कि नहीं। तो पुलिस का रोल आ जाता है। पुलिस देखता है यार कायदा कानून जो है सभी सही से लग रहा है कि नहीं। तो पुलिस थोड़ी ये बोलता है कि शोषण तो होगा, क्योंकि आदमी जो है वो सेल्फिश होता है। ठीक है, मतलब सेल्फिश का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सेल्फिश को हिंदी में, सेल्फिश को बोलते हैं यार स्वार्थी। तो मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी होता है, और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ स्व केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है, वो वर्कर का हित के बारे में नहीं सोचेगा। तो वो एक्सप्लॉयटेशन करता है और लोग एक दूसरे का वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है, वर्कर का, है ना। तो उस समय पुलिस का रोल आ जाता है जो मेंटेन करता है कि कायदा कानून को फॉलो होना चाहिए। तो पुलिस थ्योरी वही बोलता है कि आदमी सेल्फिश होता है, वो चाहेगा कि शोषण करना, तो हम पुलिस का वहाँ पे रोल आ जाता है, सरकार का रोल आ जाता है, प्रशासन का रोल आ जाता है कि वो देखता है कि मजदूर का हित का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। बात समझ में आया। तो वही बोला गया है। ठीक है, इसलिए इसमें इसीलिए वर्कर के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर, कम से कम ये वेलफेयर तो होना ही चाहिए ताकि उसका शोषण ना हो। ठीक है, तो पुलिस थ्योरी वाले न्यूनतम जो है वेलफेयर की बात बोलते हैं कि कम से कम इतना होना ही चाहिए भैया, क्योंकि मनुष्य सेल्फिश होता है और वो उसका शोषण करने का उसका प्रवृत्ति रहता है। ठीक।